इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू सल्फ्यूरिक एसिड हम पढ़ेंगे और फिर सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, इसको डिटेल में आज हमने डिस्कस करना है। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को असल में ऑयल ऑफ विट्रियोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन, इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करवाऊं, कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? विट्रियोल। ओके, और ये कॉपर सल्फेट का वो जो सल्फेट हमने लिया है उसकी वजह से इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। उसकी वजह हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहा जाता है। विट्रियोल इसे सिर्फ कॉपर सल्फेट से जो आने वाला सल्फेट होता है ना, उसकी वजह से क्या, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉपर सल्फेट से प्रिपेयर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि कॉपर सल्फेट को जैसे विट्रियोल बोला जाता है, उसका सल्फेट इसमें भी उसी तरह का एक सल्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे विट्रियोल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसे इसलिए बोलते हैं, जब हम किसी का कोई एक्सट्रैक्ट ले रहे हो ना, तो उसको हम ऑयल बोलते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो कोकोनट ऑयल होता है। अब कोकोनट ऑयल में कोकोनट तो नहीं फिर रहा होता ना, लेकिन ये कोकोनट का एक्सट्रैक्ट होता है, इसी तरह ये विट्रियोल का एक्सट्रैक्ट कहलाता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। उसके बाद है जी, सबसे पहले इसकी अगर हम हिस्ट्री डिस्कस करें तो 8th सेंचुरी में, 8वीं सदी में सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसे प्रिपेयर किया था सल्फ्यूरिक एसिड को, और उस मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम क्या था? जाफर बिन हयान। आप लोग बचपन से इस नाम को पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने पहली दफा 8वीं सदी में ऑयल ऑफ विट्रियोल को प्रिपेयर किया था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये तकरीबन 6 से 700 साल तक ये इतना इंपॉर्टेंट केमिकल जो था, ये आप ये कह सकते हैं कि अंडर कंसिडरेशन ही नहीं था किसी के। या आप अगर जो है वो इस तरह ना कहें तो आप ये कह सकते हैं कि कोई दुनिया में इस काबिल ही नहीं था कि उसकी ये जो इतनी कमाल की जो है हम कह सकते हैं डिस्कवरी थी, या उन्होंने जो कंपाउंड प्रिपेयर किया था कि उसको वो समझ सकते। क्लियर है? तो उसके बाद 600-700 साल के बाद यूरोप में 14वीं-15वीं सदी में जाके जो है इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई ऑन कमर्शियल स्केल। अब कमर्शियल स्केल पे क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि तब उन्हें पता चल गया था कि ये क्या बला है, सल्फ्यूरिक एसिड असल में चीज क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अगर मैं आपको एक हरफी कोई बात बताऊं तो वो ये है, किंग ऑफ केमिकल्स है। किंग ऑफ केमिकल्स। अब किंग ऑफ केमिकल्स जो है ये है, लेकिन ये किंग ऑफ केमिकल्स क्यों है? किंग ऑफ केमिकल्स तो हमने कह दिया कि ये किंग ऑफ केमिकल है। असल में आपके पास किसी भी मुल्क की अगर इकोनॉमी का अंदाजा लगाना हो, आज हम जीडीपी जाके देखते हैं सबसे पहले कि उस मुल्क का जीडीपी क्या है, या हम जो है वो और बहुत सारे जो है इस तरह की स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखना शुरू कर देते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी कितनी होगी, या ये मुल्क कितना स्टेबल होगा। बस आज मैं आपको केमिस्ट्री की एक टिप दे रहा हूं कि आप लोगों ने जाके जस्ट उस मुल्क की देख लेना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कितना होता है। जितना किसी मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होता हो, वो मुल्क उतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आते हैं जी कि इसकी अकरेंस, सल्फ्यूरिक एसिड पाया कहां पे जाता है? ये नेचुरली नहीं पाया जाता। आमतौर पे सल्फ्यूरिक एसिड हमें नहीं मिलता। तो ये हमें मिलता कहां पे है? बाज़-औक़ात कभी कभार ये हमें कुछ लेक्स में, मींस के नदियों में, दरियाओं में या स्ट्रीम्स में मिलता है। उसकी क्या वजह है? अगर ये आमतौर पे पाया नहीं जाता तो फिर ये नदियों में क्यों मिलता है? उसकी वजह ये है बेटा, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग पेट्रोलियम गैसेस हो सकती हैं, फ्यूल गैसेस जिनको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग, वो जब सल्फर इंजन्स में या बॉयलर्स में या कहीं पे भी बर्नर्स में जलती है तो वो क्रिएट करती है SO2 एंड SO3। ये जो SO2 है और SO3 है, ये असल में सल्फ्यूरिक एसिड का सोर्स है।
अब बारिश मीन्स के ये ऑक्साइड्स बने और हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो गए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में शामिल हो गए। उसके बाद एटमॉस्फेयर में आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिड एयर, रेन, ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स। तो उनके साथ ये मिक्सअप होके वापस जब एसिड रेन बन के आता है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है, वो फिर नदी नालों में या कहीं भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो उसके बाद आपके पास है जी इसकी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है, जैसे लेड चेंबर प्रोसेस भी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो हम हमारी बुक में हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो है कांटेक्ट प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम कांटेक्ट प्रोसेस को ही देखते हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस क्या है। क्लियर हो गया? कांटेक्ट प्रोसेस हमारे पास जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट नीश नामी साइंटिस्ट था, ठीक है, इसको नैश नहीं पढ़ना, जो हमारे पाकिस्तान में एक आम फ्रेज है नैश बोली जाती है, वो नहीं पढ़ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाज या मेथड वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट नीश। ओके, अब नीश का ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस था, इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है या ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में असल में हम सल्फर को बर्न करते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद हमें मिलता है ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। उस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से फिर हम वाटर ऐड करके अपनी मर्जी की सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशंस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कांटेक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल देखते हैं जी कि इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो हमारे पास यही प्रिंसिपल मिलेगा कि सबसे पहले सल्फर को बर्न किया जाता है इसमें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर, एलिमेंटल सल्फर, या इन द फॉर्म ऑफ आयरन पाइराइट, ठीक है। तो जब हम बर्न करते हैं सल्फर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन अ बर्नर, हमें क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं जी? इस सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। अब जब इसको प्यूरिफाई कर लिया उसके बाद इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो कि लाजमी हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो क्या है कि हम विनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज एन कैटलिस्ट यूज करते हैं और टेम्परेचर ऑफ द चेंबर हम 400 से 500 सेल्सियस रखते हैं। उसकी वजह यह है ताकि हमें सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से मिलने वाली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसकी यील्ड मैक्सिमम आ सके। क्लियर हो गया? फिर इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं, और एब्जॉर्प्शन टावर में इसको हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है H2S2O7, या जिसे हम बोलते हैं ओलियम, या इसे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस। अब हम डिटेल में इस कांटेक्ट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जी, वन बाय वन इसके सारे प्रोसेसेस को हम देखते हैं, ठीक है, क्या यूनिट्स हैं इसके या कितने स्टेप्स पे ये प्रोसेस मुश्तमिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कांटेक्ट प्रोसेस का जो यूनिट है, मेन यूनिट, वो है बर्निंग यूनिट। बर्निंग यूनिट मींस के जहां पे सल्फर को बर्न किया जाता है, जिसे हम बर्नर बोलते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहला हमारा यूनिट कौन सा है? बर्नर है, जहां पे सल्फर को बर्न किया जाता है। अब सल्फर हमारे पास हमें पता है कि वो दो तरह की हो सकती है, एक एलिमेंटल सल्फर हो सकती है, ठीक है, और दूसरी सल्फर कौन सी हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ आयरन पाइराइट। तो हम क्या करते हैं जी? सल्फर मोल्टन लेते हैं, ठीक है। उस मोल्टन सल्फर में सल्फर लेंगे हम सबसे पहले मोल्टन, ठीक है, और उस मोल्टन सल्फर को हम बर्नर में डाल देंगे। ये आपने सल्फर जो है मोल्टन इस बर्नर में डाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? एयर इनलेट की मदद से
ऑक्सीजन या एयर वो भी एंटर कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब ये सल्फर जो है ये एलिमेंटल भी हो सकता है और आपके पास आयरन पाइराइड से आया हुआ सल्फर भी हो सकता है। हम पहले इसका रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही बर्नर का, कि बर्नर में कौन सा रिएक्शन होता होगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन होता है कि अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट अप करें तो आपके पास क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। या हम क्या करें, अगर आयरन पाइराइट है हमारे पास FeS2, इसको हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हीट अप करें तो आपके पास क्या बनता है, Fe2O3 प्लस आपके पास क्या बनता है 8SO2। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। ये है जी बर्नर में होने वाला रिएक्शन और इस यूनिट का नाम क्या है, बर्नर। ये यूनिट हमारे पास कौन सा है, बर्नर है इस यूनिट का नाम। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा कांटेक्ट प्रोसेस का सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है और वो सेकंड यूनिट कौन सा है, वो है डस्ट रिमूवर, या जिसे हम मेनली बोलते हैं प्यूरिफाइंग यूनिट। क्या यूनिट का नाम है, प्यूरिफाइंग यूनिट। ठीक है, और उस प्यूरिफाइंग यूनिट का जो सबसे पहला आपके पास यूनिट है, या कह सकते हैं कि सबसे पहली प्लेस है जहां पे प्यूरिफाई किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करते क्यों है, पहले ये भी देख लें। प्यूरिफाइंग यूनिट में हम प्यूरिफाई करते क्यों है, वो इसलिए प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है ये या तो आयरन पाइराइड से हमारे पास आया या फिर एलिमेंटल सल्फर से। ठीक है, तो इन दोनों में इंप्योरिटीज मौजूद हो सकती हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। जब सल्फर जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो आर्सेनिक के ऑक्साइड, अदर ऑक्साइड्स हो सकते हैं। इस तरह ये जो इंप्योरिटीज होती हैं, इन इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्योर करते हैं। अब हमें जरूरत क्यों है, क्यों हम निकालते हैं, हम ना निकालें, सिर्फ हम जाके जो है उसको ऑक्सीडाइज करवाएं, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी की जो चीजें हैं वो एज इट इज वहां पे रह जाएंगी, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज कर लेंगे। तो ऐसा इसलिए नहीं करते कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बच्चों जो विनेडियम पेंटाऑक्साइड एज एन कैटलिस्ट यूज होता है। अगर इंप्योरिटीज हो तो वो उस कैटलिस्ट को पॉइजन कर देती है। अब कैटलिस्ट की पॉइजनिंग जो है ये बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, वो हमने एंजाइम जो है वो पॉइजनिंग पढ़ी थी, एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़े थे। तो जिनको बायोलॉजी जिनकी नहीं है, अगर वो मैथ्स वाले हैं तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं वो कैटलिस्ट के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए और उसको कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में। उसके बजाय क्या होता है, इंप्योरिटीज कैटलिस्ट के साथ अटैच हो जाती हैं और जो प्रोडक्ट बनना होता है सबस्ट्रेट का वो रुक जाता है, इसलिए हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, प्यूरिफाइंग यूनिट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, प्यूरिफाइंग यूनिट। अब इस प्यूरिफाइंग यूनिट का सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, प्यूरिफाइंग यूनिट का सबसे पहला स्टेप कौन सा है, तो वो है डस्ट रिमूवल। यहां से जो मिलने वाली गैस होती है इसको हम डालते हैं कहां पे, डस्ट रिमूवर में। ठीक है, अब डस्ट रिमूवर में क्या किया जाता है, डस्ट रिमूवर में जस्ट हम स्टीम की मदद से इस सल्फर डाइऑक्साइड में से डस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं। यहां से जो गैस हमें मिली है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, उस गैस को हम इस डस्ट रिमूवर चेंबर को के बॉटम से एंटर करते हैं। यहां से जब गैस ऊपर को उठ रही होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके, तो ऊपर से हम क्या करते हैं, स्टीम की मदद से, वाटर मीन्स की मदद से, ठीक है, हम क्या करते हैं जी, इसकी डस्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ऐसे ही समझ लें, इसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। इस स्टेप का नाम क्या है, डस्ट रिमूवर। ठीक है, इस टावर का नाम क्या है, डस्ट रिमूवर। अब डस्ट रिमूव करने के बाद चूंकि हमने यहाँ पे बर्नर में इसको हीट अप किया था तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम फिर क्या करते हैं जी, इसका टेम्परेचर कम करते हैं, इसको कूलिंग पाइप में से गुजार के। अब ये कूलिंग पाइप्स जो हैं ये बिल्कुल, आपने अगर आइस फैक्ट्री देखी हो जहां पे बर्फ बनती है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि आइस फैक्ट्री के बाहर भी इस तरह के बहुत सारे पाइप लगे होते हैं
और नीचे जो है वो एक स्विमिंग पूल सा बना होता है, ऊपर पानी उन पाइप्स के गिर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो पाइप्स होते हैं ना, उनमें असल में क्या होता है, वो जो उस रेफ्रिजरेशन, वो जो आइस फैक्ट्री का रेफ्रिजरेटर है, उसका जो कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर की गैस हीट अप हो जाती है, ठीक है, हर कंप्रेशन के बाद। तो उसको जो है वो उन पाइप्स की मदद से, उन जो है स्पाइरल पाइप्स में से गुजारा जाता है, ऊपर पानी स्प्रिंकल किया जाता है, जिससे कि वो गैस ठंडी होती है, वापस कंप्रेसर में जाती है और उसे फिर से कंप्रेस किया जाता है ताकि वो आइस फैक्ट्री फटे ना। उसी तरह ये कंडेंसर के तौर पे हम कूलिंग पाइप्स को यूज करते हैं। कूलिंग पाइप्स जो है ये सेकंड स्टेप है प्यूरिफाइंग यूनिट का, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है प्यूरिफाइंग यूनिट का। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसके बाद इन कूलिंग पाइप से हम गैस को एंटर करते हैं स्क्रबर्स में, ठीक है। अब ये स्क्रबर्स में क्या होता है, स्क्रबर्स असल में अगर देखा जाए तो ये जो ठंडी हुई हुई गैस है जिसका टेम्परेचर अब कम हो चुका हुआ है, ठीक है, इसको वॉश करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये जो आपके पास स्क्रबर है ये किस लिए यूज होता है, फॉर द वॉशिंग पर्पस ऑफ द गैस, ओके। ये जो ठंडी हुई हुई सल्फर डाइऑक्साइड थी, इसको क्या किया जाता है, स्क्रबर की मदद से ठंडा किया जाता है, सॉरी वॉश किया जाता है पानी की मदद से, ठीक है। क्योंकि कूलिंग पाइप में आपने इसको कूल किया, ठंडा किया और अब आप इसे वॉश कर रहे हैं ताकि इसमें अगर कोई और इंप्योरिटीज भी बची हैं तो वो भी निकल जाए। और उसके बाद इस स्क्रबर से हम इस गैस को डालते हैं ड्राइंग टावर में। कहां पे, ड्राइंग टावर में। अब ड्राइंग टावर में क्या होता है, ड्राइंग टावर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पास किया जाता है इस गैस में से। जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसी गैस में से पास करते हैं तो इसकी जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के जितने भी कंटेंट है, वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या कर लेता है, उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास इस स्टेप में क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को गैस में से पास किया जाता है, उससे क्या होता है, जितना भी ह्यूमिड कंटेंट है इस गैस का वो रिमूव हो जाता है। क्लियर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइंग टावर या ड्रायर बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास ड्राइंग टावर से हम जो है वो निकालने के बाद हमारे पास जितनी भी फिजिकल मीन्स से इंप्योरिटीज प्यूरिफाई की जा सकती थी, अलग की जा सकती थी, वो हमने कर ली है। तो अब बाकी क्या बचता है, बाकी हमारे पास आर्सेनिक के ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी प्रोसेस से वो अलग नहीं होते सल्फर के ऑक्साइड से, मींस कि ये सल्फर डाइऑक्साइड ही है ना आपके पास SO2। तो उसके बाद हम आर्सेनिक प्यूरिफायर में इसे डालते हैं। अब ये आर्सेनिक प्यूरिफायर क्या होता है, आर्सेनिक प्यूरिफायर बच्चों ये एक ऐसा प्यूरिफाइंग यूनिट है जिसपे कि हम फेरिक हाइड्रोक्साइड को एज एन कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये कैटलिस्ट के तौर पे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि एज एन प्यूरिफाइंग रिएजेंट हम यूज करते हैं, ओके। जब हम ड्रायर से गैस को ड्राई करने के बाद इस प्यूरिफाइंग यूनिट में, मींस के आर्सेनिक प्यूरिफायर में एंटर करवाते हैं इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, तो ये जो आर्सेनिक प्यूरिफायर होता है ये किस तरह का बना हुआ होता है, इसमें इस तरह के रॉड्स लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह की शेल्व्स बनी होती हैं, अलमारियां सी बनी होती हैं। इनमें क्या होता है, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने वाफर मिकदार में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये असल में आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और साथ में आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। उससे क्या होता है, जो आर्सेनिक के हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड भी हमें पता है कि वो सॉलिड्स हैं, वो भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन शेल्फ्स के ऊपर हमारे पास क्या रखा होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या चीजें मौजूद है यहाँ पे, ये हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड मौजूद है, ठीक है। मींस के ये सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड को रखा हुआ है। जब ये गैस यहाँ से गुजरेगी इन शेल्फ में से होती हुई, तो आर्सेनिक के ऑक्साइड के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे और उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मींस के आर्सेनिक के ऑक्साइड्स को रिमूव कर देंगे। इसको आर्सेनिक रिमूवर भी बोलते हैं, प्यूरिफायर भी बोलते हैं, ठीक है, आर्सेनिक रिमूवर या प्यूरिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास ये जो रेड रेड हमारे पास पाउडर फॉर्म में नजर आ रहा है, ये क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस।
ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसका काम क्या होता है? आर्सेनिक को प्यूरिफाई करना, आर्सेनिक को यहां से निकालना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? उसके बाद हम इसको एक टेस्टिंग बॉक्स में, इस सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्टिंग बॉक्स में से गुजारते हैं जी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? टेस्टिंग बॉक्स से गैस को गुजारने के बाद हम क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट टावर में एंटर करवाते हैं। अब कॉन्टैक्ट टावर में क्या होता है? कॉन्टैक्ट टावर में हमारे पास आयरन के ये इस तरह के दो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिसमें विनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसमें विनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ये एज एन कैटलिस्ट मौजूद है। अब कॉन्टैक्ट टावर में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को एंटर करवाते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट टावर में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। उसके बाद कॉन्टैक्ट टावर से हम क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट चेंबर से इस गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन टावर में एंटर करवा देते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन टावर है, इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन टावर में असल में होता ये है कि ऊपर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसको हम पुअर करते हैं, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड पे, तो आपके पास ये रिएक्शन होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम, या इसको हम बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके हो गया। ये जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम बना है, इसको हम मजीद मिक्स करते हैं वाटर के साथ, और आपके पास जो है वो अपनी मर्जी का सल्फ्यूरिक एसिड, मींस कि अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन वाला 2 मोलर 5 मोलर व्हाटएवर, जितना भी हमने प्रिपेयर करना है सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं जी। उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सम केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम उसके यूजेस। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।